जय श्री राम। Don't ask what your country has done for you, but ask what you have done for your country. ये मत पूछो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है, बल्कि अपने आप से पूछो कि तुमने देश के लिए क्या किया। ये जरूरी तो नहीं कि यदि हम सेना में भर्ती नहीं हो सके तो हम देश की सेवा ना कर सकें। देश की सेवा करने के लिए हम सब जहां पर हैं, जिस अवस्था में है, वहीं पर कर सकते हैं। ठीक है, हम ईमानदार रह करके अपने फर्जों को यदि निभाते रहे, देखो ना, हम सब अपने ये देखते हैं कि हमारे अधिकार क्या क्या है। इन सब चीजों को यदि हम देखने लगे, हमें कभी ये भी तो देखना चाहिए हमारा कर्तव्य क्या है। जो भी आया देश को लूटता रहा, जो भी, किसी ने भी ये सोचा ही नहीं कि देश भी तरक्की करे। हमने पढ़ा था कि सन 1962 तक हम चाइना से बहुत आगे थे। हर मामले में हम चाइना से आगे हुआ करते थे, लेकिन कोई एक राजनेता वहां का ऐसा आया कि वो देश को कहां से कहां ले गया, वो चाइना विश्व शक्ति बन गया। इसी तरह से हमारे यहाँ पर ये एक परंपरा सी रही कि जो भी आया वो लूटने लग गया। तो एक नारा चला करता था कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। तो इस तरह से जब ये होता रहा तो देश किस हालात में था, और आज हमारे देश का आप देखिए, हर तरह के लोग होते हैं। आज भी कुछ लोग ये सोचते हैं, कहते हैं कि भाई देश ने अभी कोई तरक्की नहीं करी और पहले उनके राज में जो बहुत अच्छा था। तो ये जो लोग सरकार के विपक्ष में होते हैं वो ऐसा कहते रहते हैं, लेकिन जो आम आदमी है उनको देखिए किस तरह से है। जो मान लो समृद्ध लोग हैं, उनको तो वैसे भी इन सब की जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर जाने में किस तरह से आपका नाम हो गया, किस तरह से देश हमारा ऊपर आ गया, तरक्की करने लगा, कैसे भारत का नाम हुआ। अरे ये, अगर हम महाशक्ति अभी नहीं बने हैं तो बनने की ओर अग्रसर है। आप देखिए किस तरह से किसी युद्ध के बीच में से हमारे देश के लोगों को निकाल के ले आना, ये कोई आसान काम नहीं है। अभी वो जो कतर ने फांसी की सजा सुना दी थी, कैसे कर दिया था, वहां से उन लोगों को बचा के लाना। अगर हमारे देश में कोई पावर नहीं होती, हमारे देश की कुछ अहमियत नहीं होती संसार में, तो फिर ऐसा कभी मुमकिन नहीं था। और ये पावर कराने वाले मोदी जी तो हैं। अरे बहुत एक यशस्वी प्रधानमंत्री हमें मिला है, उसके लिए हम सब जो उनकी टांग खींचने में लगे रहते। ठीक है, विपक्ष का काम है, उनकी कोई अगर कोई बुराई होती है उनकी पार्टी से तो उसके लिए तुम कह सकते हो, लेकिन जब देश की बात होती है तो देश के लिए ये विपक्ष जो इकट्ठा नहीं होता है, ये गलत बात है। इसको सब देख रहे हैं और सब लोग इस चीज को रीडिंग करते जा रहे हैं, और दिन पे दिन हम देख भी रहे हैं विपक्ष की कितनी बुरी हालत हो रही। तो हमारा वैसे तो राजनीति मुद्दा नहीं होता है, लेकिन हम सबको ये सोचना है कि भैया देश को ऊपर लाने के जो कदम उठाए जाएं उनमें तो हम साथ दें। आपको भी तो हम जैसे भाइयों ने ही सब लोगों ने मिलकर के वोट किया है जब आप विपक्ष में जाकर बैठे हो। तो ये कैसे भूल जाते हो कि जब कोई देश हित का मुद्दा आता है तो उसमें भी आप सरकार के अगेंस्ट खड़े हो जाते हो। अब बीजेपी के खिलाफ मत करिए, जो भी आपको करना है वो उस पर्टिकुलर पार्टी जो सत्ता में है उसके खिलाफ आप रहिए, हमें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन हमें तकलीफ होती है जब कोई देश हित का कार्य करने के लिए सरकार जा रही होती है और उसमें भी आप लोग अड़ंगा डालते हैं, तो फिर कैसे आप लोगों का आगे काम चलेगा। तो देखिए हम सब जो, ये तो नागरिकों का ही वो है भैया। सरकारें तो ऐसे ही आती रहेगी, ऐसे ही करती रहेगी, लेकिन नागरिक यदि जागरूक हो जाता है कहीं का तो ऑटोमेटिकली, अब देखो ये सारा काम करा है मीडिया ने। जब से हमारी मीडिया, हम देखा करते थे 2010 से पहले जब सरकार होती थी तो 31 दिसंबर को हम टीवी पे देखते थे कितने घोटाले, ये घोटाला वो घोटाला, दुनिया भर के घोटाले, घोटाले में काफी टाइम लग जाता था।
वो 31 दिसंबर का वो प्रोग्राम देखने के लिए जब बैठ जाया करते टीवी के सामने, तो खूब हमने ये सब चीज़ें देखी है। आज कम से कम इन सब चीज़ों से राहत मिल रही है, हैं? जो भी वो घोटालों में पैसा चला गया, वो पैसा आज आपके देश में लग रहा है। तरक्की तो हो ही रही है कहीं न कहीं। इसलिए हम सब देखिए, इंदिरा गांधी जी ने अध्यापकों को राष्ट्र निर्माता कहा था। तो अध्यापक अपनी इन ज़िम्मेवारियों को खूब अच्छी तरह से समझे कि भई इतना बड़ा, देखो बहुत बड़ी लीडर थी हमारे देश की, और हमारे देश की नहीं, विश्व में ही उनका नाम था, डंका बजता था इंदिरा जी का। और वो अपने मुख से जब आप लोगों को राष्ट्र निर्माता कह गई, तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम जो अध्यापक, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, किसी भी क्लासेस को पढ़ाते हों, लेकिन उनको लगना चाहिए कि हम राष्ट्र के निर्माता हैं। तो हमारे अंदर ये जो दिखने वाली बीमारियां हैं, ये जो ऐब है, ये तो नहीं आने चाहिए। अरे बच्चों को हम क्या देंगे? बच्चों से इन सब चीज़ों के लिए आप देखिए, यदि आप कोई बीड़ी पीते हैं, कोई शराब पीते हैं या किसी में कोई और कमी है, तो वो क्या देश की सेवा कर रहे हैं भाई? वो क्या हित करेंगे समाज का? वो कैसे वो अपने आप को राष्ट्र निर्माता समझ रहे हैं? आपको मान लीजिए अपने विषय का बहुत अच्छा ज्ञान है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ-साथ आप अपने चरित्र पे भी इतना ध्यान दीजिए कि ये सब चीज़ें जो है, वो हमारे अंदर ना ही हो तो बहुत अच्छी है। और अगर कोई मान लीजिए ज़्यादा ही एडिक्ट हो गए हैं, तो उनको ये कम से कम बच्चों से तो छुपाना चाहिए कि बच्चों के हीरो होते हैं अध्यापक। देखिए, जब शुरू में बच्चा स्कूल जाता है, तो हमने तो देखा है कि बच्चे माँ-बाप चाहे कितने ही पढ़े लिखे हों, लेकिन उनको उनके जो अध्यापक ने बताया, उनकी जो मैम ने बताया, उसके लिए वो लड़ जाते हैं अपने माता-पिता से, नहीं हमारी मैम ने ऐसे बताया है, ये होगा। तो कितना, मतलब अगर वो आपको हीरो नहीं समझ रहे होते, तो फिर ऐसे ही थोड़ी वो अपने माता-पिता से आपकी बात काट दें। नहीं, 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 हमारी मैम जैसे बताएगी हम वैसे करेंगे, हमारे सर ने ये बताया हम ऐसे करेंगे। चाहे उनके माता-पिता खुद अध्यापक भी हों, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते बच्चे। तो कहीं न कहीं अध्यापक बच्चों का हीरो होता है। तो इस हीरो की ज़िम्मेवारी है कि वो देश को निर्माण में अपना सहयोग करे। कर तो सभी रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे हो जाए कि भैया हम किसी भी तरह की ये जो दिखने वाली बीमारियां होती है ना, शराब, बीड़ी, सिगरेट और दुनिया भर की जो चरित्र में, मैं तो कई बार तो मैं ये सोचने लगा हूं कि जो भी हमारे, जिनको राष्ट्र निर्माता कहा गया है, या तो उनमें ये होना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर इनके लिए स्पेशली जैसे दीदी माँ रितंबरा जी का स्कूल चलता है, ऐसे, या हमारे स्वामी जी रामदेव महाराज जी के यहाँ से, ऐसे स्थानों पर ऐसे लोगों की भर्ती होनी चाहिए। मतलब गुरुकुलों से निकले हुए जब बच्चे होते हैं ना, तो उनके अंदर ये बीमारियां होती ही नहीं। तो अगर ऐसे लोग आगे आएंगे, और वो फिर देखो, ये वही बात है कि जैसे उस बच्चे को लेकर के बुढ़िया गई और कहा कि महाराज ये बच्चा गुड़ खाता है, तो महाराज खुद गुड़ खा रहे थे, तो असर नहीं होता, इसलिए उन्होंने कहा 7 दिन बाद लाना। तो 7 दिन बाद ले गए, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही तो कहा, बेटा गुड़ मत खाना, और बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब महात्मा ने भी गुड़ खाना छोड़ दिया था। तो ये देखिए, यदि अध्यापकों के चरित्र उज्ज्वल होंगे, हैं? अरे अध्यापक के बारे में कितना लिखा हो। अध्यापक उस मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता। तो हम वो छवि किस तरह से, देखो बहुत दुख उठाए अध्यापकों ने, इसमें कोई दो राय नहीं। जब लोग गाड़ियां ले आए थे, तब भी बेचारे साइकिलों से जाते रहे। तो अध्यापक अच्छे बहुत रहे, लेकिन अब जो ये नौजवान पीढ़ी आई है, इनमें इस तरह का कि भाई इस चीज को कैरियर मानने लगे। ये राष्ट्र निर्माता हैं आप, आपका ठीक है, कहीं ना कहीं आपको उसके एवज में जो कुछ मिलता है, उससे आप अपना परिवार का पालन पोषण तो होता ही है, लेकिन अगर ये हो जाए साथ साथ, तो और भी बहुत अच्छी बात कि भैया हम अध्यापन कार्य में हम तो ये चीज नहीं कर सकते, हम सिगरेट नहीं पी सकते, हम बीड़ी नहीं पी सकते, हैं?
बहुत ज़्यादा बच्चों से इन सब चीज़ों को हमने देखो बच्चे जब आप इस तरह की वो करेंगे तो उनके लिए सदा के लिए आज भी हम देखते हैं कि जो भी पुराने अध्यापक मिल जाते हैं ना, तो कैसे उनके चरणों में झुक जाते हैं बच्चे, हैं? तो वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, आप भी अपना करिए। और कहीं न कहीं वहाँ पर होता भी था ये दोनों साइड में कि जब अध्यापक अच्छे होते थे ना, तो लोगों बच्चों का इस तरह का रहता था, अरे! हमारे वो सर बहुत अच्छे थे, हैं? और कहीं न कहीं हम जो प्राइमरी के जो अध्यापक हैं, उनको देखिए वो आज तक याद है। हम जिन प्राइमरी अध्यापकों से पढ़े थे ना, वो उनके नाम तक याद है हमें। तो भैया बीच में चाहे क्योंकि हाई स्कूल में या कॉलेजेस में अध्यापक चेंज होता रहता है, इसलिए भी उनका ज़्यादा वो नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर तो रहता है। छोटे बच्चे जिनसे पढ़ गए ना, वो स्मृति कभी खत्म ही नहीं होती। हमेशा याद रहता है उनका नाम और वो, और यदि वो हमारे हीरो रहते हैं जन्म जीवन भर में, तो हम लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है अध्यापकों का, कि अध्यापक को जब राष्ट्र निर्माता हमारे कोई राष्ट्र के बहुत बड़े नेता बोल गए हैं, तो सभी आज भी समझते हैं कि भाई अध्यापक राष्ट्र निर्माता है। तो उसमें कहाँ कोई कमी आ रही? कोई भी देखिए, एक बारी हमें याद है हरियाणा के बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बोल दिया था कि भाई मैं रोड का मोड़ और मास्टर की मरोड़ छोड़ दूंगा नहीं। तो ऐसे गए कि कभी नहीं आ पाए। उनकी पार्टी फिर दोबारा से कभी भी हरियाणा के अंदर नहीं आ सकी। कारण कारण था कि अध्यापक की उस समय बहुत ज्यादा असर डालता था समाज के ऊपर, बहुत प्रभावशाली होता था अध्यापक। एक अध्यापक यदि 50 लोगों को कुछ कह दे तो 50 के 50 अगेंस्ट हो जाते। तो वो उस चक्कर के अंदर किस तरह से देखो, अध्यापक अगर प्रभावशाली नहीं होता तो भैया उन्होंने काम तो बढ़िया ही किए थे ना। कहीं ना कहीं जो हरामखोरी हो रही थी एक तरह से कि अध्यापकों का स्कूल में जाना ही नहीं, ऐसे ही वहां पे कोई लड़का दूसरा पढ़ा लिखा वो पढ़ा रहा है, उनके नाम से तनख्वाह ले रहा है, उसको 5-10 हजार रुपए दे रहे हैं। ऐसा सब होने लगा था, तभी तो उन्होंने बेचारों ने कुछ ऐसा बोला होगा। बहुत सी ऐसी बातें थी, अध्यापक मन में आए, उस टाइम स्कूल चला जाता था, 2 पीरियड नष्ट हो गए, 4 पीरियड नष्ट हो गए, कोई बात नहीं। तो ये सब हमें देखना है कि किस तरह से जो जहां है वहीं से यदि इस जिम्मेवारी को संभालने लग जाए, और सबसे ज्यादा जिम्मेवारी अध्यापकों की ही बनती है, क्योंकि सबसे पहले जो ये इस देश के भविष्य है, हमारे जो ये बच्चे कल के बड़े होकर के जो नेता बनेंगे, कोई अभिनेता बनेंगे, कोई इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, इनका भविष्य तो आपके ही हाथ में है ना। तो सबसे पहले हम सब अध्यापकों की जिम्मेवारी बनती है कि अध्यापक किस तरीके से अपने लिए ये एक आदर्श चुन ले। भाई किसी से अगर मान लो, ये भी मैं तो नहीं कह रहा कि भाई अब कोई एडिक्ट हो गया है और वो नहीं रह सकता है, तो कम से कम बच्चों को तो इस चीज का ना पता चले कि भैया तुम्हारे तो अध्यापक, बड़ा दुख होता है बच्चों को जब उनको पता चलता है कि हमारे सर शराब पीते हैं, या हमारे सर बीड़ी सिगरेट पीते हैं। तो हो सकता है बीड़ी सिगरेट के लिए कभी बच्चे क्षमा भी कर दें, लेकिन कोई शराब पीता हो अध्यापक, तो उसको तो बिल्कुल भी, बच्चों को बहुत एलर्जी सी होती है इन सब चीजों को सुन करके। तो भैया हम सबको ये देखना होगा, अध्यापक वर्ग को खड़ा होना पड़ेगा। अरे सन्यासी भी यदि सन्यास का कर्तव्य बढ़िया तरीके से निभाए, ये भी देश सेवा ही। सन्यासी यदि ऐसा करे ही ना कि भाई जैसे टोटल टाइम जो आपको देखते हो समाज के अंदर ये मांगने के लिए चल पड़ते हैं, ये कोई सही बात थोड़ी है। तो हम लोगों का भी कर्तव्य है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। क्यों आती है? तेरा होके किसी से हाथ फैलाया नहीं जाता। ये बात संतों को भी ध्यान रखनी चाहिए कि भैया हम उस परम पिता के मार्ग पर चल रहे हैं, और सिर्फ हमें क्या चाहिए, जो हमारी दैनिक आवश्यकता है, जो हमारे रोटी कपड़ा और मकान, इससे ज्यादा संतों के पास में ज्यादा यदि वो सोचते हैं
कि भैया हम कमा करके गाड़ी ले आए, ये कर लें, वो कर लें, तो ये सब गलत बात। संतों के दिमाग में ये जो असली संत है वो ऐसा सोचता ही नहीं। बाकी ये खुद पे खुद आ जाती हैं वो अलग बात है। क्योंकि आप देखते हैं कि जितने भी आज हमारे देश में श्रेष्ठ बड़े बड़े संत हैं, उनके पास में खूब गाड़ी घोड़े हैं, सबके पास है। तो ये थोड़ा है कि वो कहीं से खरीद के लाए, उनके भक्त उन्हें दे देते हैं, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन जो ये लोग संग्रह की नीति में लगे हुए हैं और इस तरह से जो कर रहे हैं, उनको खुद अपने लिए सोचना है कि भैया आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, तो ये बातें फिर सही हो जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। देखिए, आज संसार के अंदर किस तरह से भारत के संतों का डंका बजता है, और एक जो नेगेटिव आया था नैरेटिव, उसको किस तरह से हमारे संतों ने काट दिया। आज हमारे गुरुदेव भगवान जैसे संत और संत शिरोमणि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले, उनके नाम को देखो पूरे भारत में कैसे उनके नाम से लोग हैं, एक तरह से उनके नाम का डंका बजता है। कोई भी, हर आदमी उनके दर्शनों के लिए लालायित रहता है। और उनके पास में कुछ भी नहीं, कोई अकाउंट नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं रखते हैं, केवल परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। तो ऐसे संत, जब भारत भूमि में ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास संतों की कोई कमी रहे, हर युग में उच्च कोटि के संत इस भारत भूमि ने दिए हैं और होते ही रहेंगे। तो ये सब बातें हमें सोचनी है कि हम भी देश की सेवा कर सकते हैं। विशेष इस यहीं से शुरू हुआ था ना कि हमने देश के लिए क्या किया, तो हम भी देश की सेवा कर सकते हैं, संत भी देश की सेवा कर सकते हैं, अध्यापक भी देश की सेवा कर सकते हैं। जरूरी छोड़िए फौज में भर्ती होकर के ही कोई सेना जा करके मोर्चे पे और अपनी सीमाओं पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं वही देश की सेवा कर रहे हैं। आप भी सच्ची सेवा यहाँ से कर सकते हैं। देखो, उनका तो कोई मुकाबला नहीं, वो तो अपने जीवन को ही बलिदान कर देते हैं। जो हमारे फौजी भाई हैं वो तो कैसे, आज हमारे यहाँ का माइनस में है तापमान और यहाँ पर हम अंदर बैठे हुए हैं, और जो मेरे फौजी भाई हैं वो बर्फ में बाहर खड़े रहते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि वो कोई पैसों के लिए काम कर रहे। अरे जज्बा होता है दिल में कि हमने अपने देश के लिए कुछ करना है। जब ये जज्बा उत्पन्न हो जाता है तो फिर सर्दी गर्मी नहीं लगती। वो भारत माँ के लाल है, और ऐसे लोगों को सदा हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं कि उनकी वजह से आज ये भारत बड़ी शान से, देखो ना हमारी सेना किस तरीके से शान से आगे बढ़ती जा रही है। और अगर सेना ना हो तो किस तरह का चारों तरफ का माहौल जो हो जाता है, किस तरह से हम फिर परेशानी में आ सकते थे। लेकिन आज हमारे वीर सैनिकों ने ही अपनी शहादत दे दे करके किस तरह से इस देश को बचा लिया। और हमेशा याद रहेगा कि देश कभी भी एक सैनिक जो बलिदान होता है, उनको बेचारों को तो कुछ भी नहीं मिलता। अरे अगर मान लीजिए हम ये सोचें कि भाई पैसों के लिए कोई फौज में भर्ती हो रहा है, तो आप देखिए उनकी तो वहां पे कोई ज्यादा तनख्वाह भी नहीं होती, मतलब ही नहीं। ये वो शेर जाते हैं फौज के अंदर जिनके दिल में उस देश, उस भारत माँ के प्रति प्रेम है। वो शेर जाते हैं और जाकर के देश पर न्यौछावर हो जाते हैं। तो ऐसे वीर सैनिक हमारे पहले भी थे और आज भी है। अभी जो चीन का जो गलवान घाटी का जो हुआ था, आप देखिए किस तरह से हमारे सैनिकों ने छुट्टी कर दी उन। तो हमारे जो वीर सैनिक हैं, इनके नाम पर भी जब विपक्ष वाले कुछ बात करते हैं तो क्या सबको बुरा नहीं लग रहा है ये बात? अरे सोचनी चाहिए अपनी पोजीशन कि आप खूब लड़िए अपनी सरकारों से, लेकिन अगर इस तरह से सैनिकों के ऊपर कोई बात आएगी तो उसके लिए कोई आपको माफ नहीं करेगा, और जिसकी सजा आप लोग भुगत भी रहे। किस तरीके से जो पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी कि पूरे देश में राज कर रही थी, उसका किस तरह से सुकड़ के आ गए। तो ये समझ नहीं पा रहे क्या कि भैया देश के प्रति जब कोई उलट सुलट बोलने लगेगा
तो हमेशा पूरी अब तो जागरूक हो गई ना, अब तो मीडिया ने इस तरह से नागरिकों को जागरूक कर दिया है कि हर नागरिक सोचता है कि कौन देश के हित में सोच रहा है और कौन देश के हित में नहीं सोच रहा है। आप अपने तर्क दे सकते हैं, वो एक अलग बात है। ये जब भी इलेक्शन आते हैं, 2,000 रुपये इस चीज की दिए जाएंगे, 4,000 रुपये इस चीज के दिए जाएंगे। हमारे जो अपने जो नागरिक हैं वो समझने लगे हैं कि भैया ये जो 2,000 4,000 रुपये देगा, ये कहीं से लाएगा थोड़ी, वो हमारी ही अपने पैसे होते हैं, वो ले अपने जीतने के लिए और लोगों में बांट देगा। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारा देश देखिए, जब तक हमारे जो भी भाइयों को ये ग्रांट देते रहे आज तक, वो कभी भी आज तक सक्षम नहीं हुए। तो सोचना चाहिए कि भैया हम लोग कैसे पीछे रह गए, सरकार भी जिनकी मदद कर रही है उसके बावजूद भी वो ऊपर नहीं उठ पा रहे। तो इसका मतलब था कि हम ये जो इस तरह की ग्रांटों के चक्कर में पड़े रहते हैं ना, उन्हीं को ही फिर बन जाते हैं। जैसे एक बार मैंने पहले बताया था कि गरीब लोगों को प्लाट जो दिए जाते थे, वो प्लाट अभी भी पंचायत काटती होगी कहीं ना कहीं तो, लेकिन वो जो गरीब आदमी है ना, वो उस प्लाट को बेचने में देर नहीं लगाता, बहुत जल्दी उस प्लाट को किसी ना किसी को दे देता है और उसको खा पी जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या ऊपर उठाएंगे आप? उठ ही नहीं सकते। वो जो लोग इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि 10 20 50 हजार में प्लॉट भी बेच देंगे और अपने बच्चों की तरफ भी नहीं सोचते, तो ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं होगा। सरकार को इसमें तो अलग से सोचना होगा ताकि उस परिवार को कुछ ऐसा दिया जाए। जब वो परिवार को ऐसा कुछ मिलेगा तो परिवार उठ सकता है। वो जो पर्टिकुलर उस बंदे को मिलेगा तो वो तो सोचता ही नहीं परिवार के लिए। उसको तो सब कुछ अपने दारू पीने के लिए चाहिए या अपने जिस जिस ऐप में पड़ा हुआ उस ऐप को पूरा करने के लिए चाहिए। तो ये बातें हम कब सोचेंगे कि भैया सरकार ने मदद भी करके देख ली और आज भी कर रही है सरकार खूब। जिस जहां पर हर प्रदेश में अलग अलग सरकार की योजनाएं चलती रहती है, खूब सरकार तो कर रही है मदद, लेकिन हम लोग उस पैसे का भी नाजायज प्रयोग कर देते हैं। तो सोचें और ऐसा ना करें। जय श्री राम।